सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्किटेक्चर। सी गाइस, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखा तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दोनों एक बहुत बड़े पार्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को पैरेलली साथ लेके चलते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं। बट हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम आर्किटेक्चर के लिए सेपरेटली स्टडी करें और स्कल्पचर के लिए सेपरेटली वीडियो बनाएं, तो इससे आपके लिए बेटर क्लियरिटी मिलेगी और जो बीच में थोड़ा हौच पौच हो जाता है वो नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर से। सो पहले स्टार्ट करने से पहले हम जान लें आर्किटेक्चर है क्या। तो बेसिकली व्हाट इज़ आर्किटेक्चर? जस्ट अंबानी साहब का एंटीलिया, हाँ, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। बट आर्किटेक्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ? एंटीलिया के बनने के बाद से या उसके पहले से? तो सी गाइस, आर्किटेक्चर जो है वो ह्यूमन के इवोल्यूशन के साथ साथ ही उसके साथ पैरेलली चलता रहा कि जस्ट जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, उसका जब वो केव्स में रहते थे उसके बाद, तो वो पैरेलली ह्यूमन के जैसे डेवलपमेंट होता गया उसके साथ साथ आर्किटेक्चर में वो डेवलपमेंट होता गया। तो बट आर्किटेक्चर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है? तो बट देखा जाए तो आर्किटेक्चर जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से है। अब वो प्री हिस्टोरिक टाइम क्या है पहले हम वो समझ लें। देन व्हाट इज प्री हिस्टोरिक? प्री हिस्टोरिक टाइम समझने से पहले हम समझ लें कि हिस्ट्री क्या होता है। गाइस, हिस्ट्री तो आपको सबको पता होगा, बट हिस्ट्री का अगर मैं क्लेरिफाई करूं सिंपल से वर्ड्स में, तो हमारे इतिहास का या पास्ट टाइम का वो पार्ट जिसका एविडेंस हमारे पास है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, या रिटन फॉर्म में हो या कहीं इस आर्किटेक्चर उसको देखने को मिलता हो, तो वो जो जिसका एविडेंस हमारे पास है उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। बट कुछ पार्ट जो जिसका एविडेंस हमारे पास नहीं है बट जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, बट जिसका हमें ना टाइम का वो पता है कि किस टाइम पे था, बट हाँ ये पता है कि हमारे कल्चर में था और ये पास्ट में हमारे कंट्री से जुड़ा हुआ था हमारे कल्चर के साथ, तो वो एक प्री हिस्टोरिक टाइम होता है जिसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ वो हमारा कल्चर है, तो वो एक प्री हिस्टोरिक होता है कि भाई हिस्ट्री क्या है, इसका एविडेंस हमारे पास है, इसका एक टाइम पीरियड हमारे पास है कि इस टाइम के ड्यूरेशन में ये इंसिडेंट हुआ था, इस टाइम के ड्यूरेशन में ये डेवलपमेंट हुआ था, तो वो एक हिस्ट्री हुआ था। बट डेवलपमेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, बट उसका कोई रिटर्न एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो वो एक प्री हिस्टोरिक टाइम हो जाता है। सो गाइस, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट है जैसे वो केव्स से स्टार्ट हुआ, रॉक कट केव्स, उसके बाद एंशियंट टाइम्स से लेकर मिडिवल टाइम, तो फिर मॉडर्न टाइम तक। मतलब देखा जाए तो केव्स से लेकर फर्स्ट अर्बनाइजेशन तक, वो भी एक आर्किटेक्चर का पार्ट है। अब फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था? तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता जो है, वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। तो उस लिए स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर। तो हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा बीच में कट करना पड़ा, बट हाँ। सो वी आर डिस्कसिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? जस्ट 2600 बिफोर कॉमन इरा से 1800 बिफोर कॉमन इरा, इस टाइम के ड्यूरेशन में। अब सीखा ये कौन से पार्ट में आएगा हमारे, ये हिस्ट्री में आएगा या प्री हिस्टोरिक में आएगा? तो इसका एक टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है कि इस टाइम के ड्यूरेशन में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हिस्ट्री में आता। बट अगर इसका हमें टाइम ड्यूरेशन पता नहीं होता तो हम फिर इसको प्री हिस्टोरिक में बोलते हैं। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है हमारा वो आईवीसी के टाइम पे डेवलपमेंट हुआ था। तो अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर? तो गाइस,
आर्किटेक्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड के टेक्टोन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है बिल्डर। अब आर्किटेक्चर क्या है? सो इट रेफर टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग and also study of engineering mathematics and depend on measurement। मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक एंड मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। सी गाइस, कोई भी बिल्डिंग आर्किटेक्चर बना रहे हो तो वो एक पर मेजरमेंट के ड्यूरे में ही आप बनाओगे ना कि साइज कुछ भी ले लिया मन से, कुछ नहीं, बट एक फिक्स एरिया में आपको उसे बनाना है। मेजरमेंट तो पूरा मेजरमेंट पे डिपेंड करता है आर्किटेक्चर में। अगर हम उसे स्कल्पचर से कंपेयर करें तो स्कल्पचर का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है, और वो एक 3D डिज़ाइन होता है। सो स्कल्पचर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं? स्टोन्स, वुड, ग्लास। सी गाइस, राजस्थान की जो फोर्ट है, कुछ फोर्ट्स उसमें प्लास्टर के में मूंग दाल का यूज़ किया जाता था। जस्ट आज भी जब राजस्थान गवर्नमेंट जब फोर्टिफिकेशन करती है उन फोर्ट्स का, तो वो आज भी उसके प्लास्टर में मूंग दाल का यूज़ करते हैं। तो मूंग दाल का यूज़ क्यों करते थे उस टाइम पे? कि जो मूंग दाल जो होता है उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्टिकी होती है, चिपकता बेटर है। तो उस टाइम में हमारे जो इंडिया के लोग थे वो इतना डेवलप थे, इतनी डेवलप उनकी मतलब इतना ज़्यादा उनका थॉट प्रोसेसिंग था कि उन्हें पता था कि किस प्रोडक्ट को किस पर्पस से यूज़ करना है। जैसे आज तो हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, बट वो उस टाइम जो प्लास्टिकली मटेरियल यूज़ करते थे उसमें वो लोग मूंग दाल मिक्स करते थे। मेजरमेंट उन लोगों के पास बेटर था। सी वी स्टडी हियर। सो और आर्किटेक्चर में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नीड इमेजिनेशन। जस्ट अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि जैसे आपको इस पर्टिकुलर एरिया में बनाना है, तो पहले उसका जो डिज़ाइन है उसे आप इमेजिन करोगे ना कि इस टाइप से मुझे बनाना है। उसकी कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, कि किस पर कैपेबिलिटीज़ ऑफ वर्क, मतलब किस पर्पज़ से बना रहे हैं, किसी कैपेसिटी, कितने लोगों के रहने की कैपेसिटी होगी, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सो ऑब्वियसली वेल्थ, पैसा ज़्यादा मैटर करता है उसमें। इकोनॉमिक फैक्टर कि अब कितना पैसा आप उसमें लगा सकते हो, इसलिए उतना बेटरली आप बना सकते हो कि जितनी वेल्थ आप उसमें लगाओगे उतना बेटर आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सो आर्किटेक्चर फॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल आर्किटेक्चर एकमोडेटेड लोकल एंड रीजनल कल्चर। गाइस, किसी भी एरिया का जो आर्किटेक्चर है वो उस पर लोकल और रीजनल कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। कि जैसे आप एमपी में घर बना रहे हो तो वहाँ के जो रीजनल लोकल कल्चर है उसका इफेक्ट पड़ेगा। यूपी में बना रहे हो तो बिहार में बना रहे हो तो अलग। जैसे अगर बिहार में आप बाउंड्री वॉल बना रहे हो तो बाउंड्री वॉल की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू मेट्रो सिटीज़। और कहीं कुछ जगह पे जो कॉर्ट यार्ड होता है, आंगन होता है, वो घर के सेंटर में होता है, तो कहीं पे आप देखेंगे कॉर्ट यार्ड जो होता है वो घर के बाहर होता है। कुछ जगह जो फाउंडेशन होता है, बेस होता है, वो उसका आप हाइट देखेंगे कि दूसरे के उस हाइट में बिल्डिंग बन सकती है, इतना लोग फाउंडेशन लेते हैं। तो वो रीजनल और लोकल एरिया, लोकल कल्चर का इफेक्ट पड़ता है आर्किटेक्चर पे। ट्रेडिशन, आपके ट्रेडिशन का इफेक्ट पड़ेगा उस पर। एंड सोशल रिक्वायरमेंट, किस सोशली पर्पज़ से आप उसे बना रहे हैं, टेम्पल बना रहे हैं या कुछ भी पर्पज़ से बना रहे हैं, तो वो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिलीजियस प्रैक्टिस एंड डिफरेंट टाइम। सी आई टोल्ड कि अब जो सोशल फैक्टर है कि किस पर्पज़ से उसे बनाया गया है, कि जिस राजा के महल के पर्पज़ से उसे बनाया गया है, फोर्ट बनाया है या टेम्पल के पर्पज़ से बनाया है, तो वो जस्ट डिफरेंट टाइम की जो टाइम की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग उसे बनाया गया है। सो गाइज, हमें यहाँ इसे वाइप आउट करना पड़ेगा। I discussed in my previous video that there is certain issue of storage because I am capturing video in my mobile phone and I have no smart board and my board size is little short.
So that's why I'm pausing my video again and again, because I'm don't wanna waste time to wipe out board and return the content, because there is certain storage issue. So please don't mind it and focus on my content. So thank you. So let's focus. ठीक है, इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो उसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर था वो एक हमने उसे एक अलग पार्ट में डिवाइड किया, जो मिडाइवल इंडिया का आर्किटेक्चर था उसे हमने एक अलग पार्ट में डिवाइड किया, और उसके बाद गाइस जो मॉडर्न इंडिया था, जो ब्रिटिशर्स आए तो वो एक अलग आर्किटेक्चर अपने साथ लेकर आए। तो हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया में क्या सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी हुई, जस्ट इसका जो टाइम पीरियड हम मानते हैं 2600 to 1800 BC। देन नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर है इंडस वैली के बाद वो आता है मॉडर्न आर्किटेक्चर। जैसे इंडस वैली में जब आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग हुई थी उसके बाद जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ वो मॉडर्न आर्किटेक्चर हुआ। उसके बीच में थोड़ा वो बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना में देखने को नहीं मिलता है। तो मेनली आर्किटेक्चर डेवलप हुआ इंडस वैली का, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर में हुआ। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी कुछ डेवलप हुआ जिसे हम डिस्कस करेंगे आगे। और उसके बाद आता है गुप्ता एज। तो गाइस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो गुप्ता एज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि गुप्ता एज के टाइम में आर्किटेक्चर का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसे आर्किटेक्चर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। उसके बाद हम साउथ में भी आर्किटेक्चर डेवलप हुआ चोलास पांड्यास के टाइम पे, तो वो भी हम और भी जो डायनेस्टीज थी उनके टाइम पे, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कहीं आता है मिडाइवल इंडिया के टाइम पे। मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे जैसे आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत, और आफ्टर दिल्ली सल्तनत जो मुग़ल डायनेस्टी थी, मुग़ल एम्परर था, उसके ड्यूरेशन में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। मुग़ल एम्परर के ड्यूरेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर शाहजहां के टाइम पे डेवलप हुआ और अकबर के ड्यूरेशन में। बाकी तो इतना डेवलप हुआ बट इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद गाइस ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, और उसके बाद और भी जो इन्वेडर्स थे वो इंडिया आए, तो उनके साथ जो उनके स्टाइल के जो आर्किटेक्चर था वो भी इंडिया आया। तो उस टाइम पे कुछ मॉडर्न इंडिया के टाइम पे कुछ डेवलपमेंट हुआ आर्किटेक्चर में, जैसे हम इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल के नाम से जानते हैं। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? इसकी डिस्कवरी 1921 में, बट इसकी डिस्कवरी की जो एक छोटी सी स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जस्ट 1921 के टाइम पे जस्ट ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया में। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स की जो मैंटेलिटी थी कि इंडियंस जो है उनका कोई कल्चर नहीं है, उन्हें कोई तमीज़ नहीं है किसी चीज़ की, मतलब कोई मैनर नहीं है किसी चीज़ का, कोई कल्चर नहीं है। तो वो लोग जो इंडिया आए वो लोग कल्चर सिखाने आए थे इंडिया को। तो क्योंकि बिकॉज वो लोग यही मानते थे कि इंडियन सोसाइटी जो है वो एक अनकल्चर सोसाइटी है। तो बट दूसरे साइड कुछ लोग उन्हीं के साथ के जो थे ब्रिटिशर्स के, तो वो लोग मानते थे कि नहीं, इंडिया का जो कल्चर है वो ब्रॉड बहुत प्रॉस्पर कल्चर है। तो उन लोगों ने उस कल्चर को किस बेस पे सपोर्ट किया, बिकॉज बिना एविडेंस के तो कोई किसी चीज़ को सपोर्ट कर नहीं सकता ना। तो कुछ एविडेंस, वो एविडेंस आए कहाँ से? तो गाइस जस्ट इंडियन जो कल्चर की जो डिस्कवरी की स्टार्टिंग हुई थी वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसकी जो डिस्कवरी है वो स्टार्ट किया था, और इसके जो मेंबर्स थे वो ओरिएंटलिस्ट कहलाते थे। बट आफ्टर सम टाइम एएसआई डिपार्टमेंट का गठन हुआ। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
जो आज भी अपना काम कर रहा है। तो जो इंडस वैली या फिर जो इंडियन कल्चर की जो डिस्कवरी हुई उसका में सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल जो था या सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था अलेक्जेंडर कनिंघम। See guys, Alexander Cunningham, and he was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में जो फर्स्ट साइट है इंडस वैली की हड़प्पा वो डिस्कवर हुई थी। तो उसके बाद गाइस जस्ट उस ड्यूरेशन में इन्हें एक सील मिला, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कर रहे थे, बट जो सील उन्हें उस ड्यूरेशन में जो खुदा एक्सकेवेशन के टाइम में जो सील उन्हें मिला वो सील की जो इम्पोर्टेंस थी वो समझ नहीं पा रहे थे। उसे उन्होंने समझने की कोशिश की बट वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उसे इग्नोर किया, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इंडिया का जो कल्चर है उसे 600 to 400 BCE में बिफोर कॉमन एरा में खोजने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि जो सील मिली थी, सो आई टोल्ड यू आई हैव नो स्मार्ट बोर्ड, सो मैं आपको सील का पिक्चर नहीं दिखा सकता, बट आप अपना NCERT या नितिन सिंघानिया में जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आप उसे वहाँ पे आपको सील का पिक्चर प्रिंटेड मिलेगा, सो आप वहाँ से उसे कंसिडर कर लीजिएगा। तो जो सील उसे मिला तो अलेक्जेंडर कनिंघम उसे इस ड्यूरेशन में 600 to 400 बिफोर कॉमन एरा के टाइम में पुट करने का कोशिश कर रहे थे, बट वो इस टाइम के ड्यूरेशन के साथ कभी मैच नहीं कर रहा था। सो गाइस, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जॉन मार्शल आए नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने वो जो सील थी उसे इग्नोर नहीं किया और उसके इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश की। सी गाइस, उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी जो थे उन्होंने जॉन मार्शल की हेल्प की, जस्ट लाइक दयाराम साहनी और RD बनर्जी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो जस्ट जॉन मार्शल ने क्या किया कि उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम की तरह उस सील को के इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया और उसे समझने की कोशिश की। तो जब उस सील की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश की तो उन्होंने उस सील के जो टाइम ड्यूरेशन था उसे जस्ट बताया कि भाई 2600 to 1800 बिफोर कॉमन एरा के ड्यूरेशन की समथिंग ये मैच होती है। और उसी के टाइम पे जस्ट फिर एक सिटी डिस्कवर हुई जो हड़प्पा सिटी या इंडस वैली जो थी, वो तब उस बेस पे जो लोग इंडिया के कल्चर को सपोर्ट कर रहे तब उन लोगों ने बोला कि नहीं, जो हम लोग समझ रहे हैं कि इंडिया अनकल्चरल सोसाइटी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो पास्ट है, इसका जो कल्चर है बहुत ब्रॉड है और बहुत ही प्रॉस्पर है। और जो इंडियन सोसाइटी है वो जस्ट वर्ल्ड जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसके कंटेम्प्रेरी टाइम पे थी जस्ट। तो उसे हम अनसिविलाइज सोसाइटी बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जो है हमारा जो सिविलाइजेशन है वो उसके बहुत बाद का है। तो इंडिया सोसाइटी जो थी वो पहले से ही सिविलाइज थी। उसके बाद कई जस्ट बहुत वेल डेवलप जो सिटी है उसकी डिस्कवरी हुई जस्ट 1921 में बाय दयाराम साहनी एंड अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ जॉन मार्शल। तो जैसा इतना पुराना पास था, 4500 ईयर पहले का जो सिटी था उसे हम ढूंढते हैं 1921 में। इतना लेट क्यों? बट ठीक है, उसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। तो गाइस, हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्यों? क्या हड़प्पा सिटी जो थी वो ओनली एक सिटी थी? नहीं, वहाँ मोहनजोदारो और भी अन्य अलग साइट्स थी, बट
फिर हमने उसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम क्यों दिया, क्योंकि हड़प्पा साइट जो थी वो फर्स्ट साइट थी जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उस सिविलाइजेशन को नाम दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन जब नाम दिया तो फिर हम उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? उस टाइम की जो साइट्स थी या जो सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ था वो मोस्टली डेवलप हुआ था रिवर्स के बैंड्स पे, कि मतलब जो रिवर्स का जो बैंड होता था वो उनका फेवरेट लोकेशन हुआ करता था, कि वहाँ मैक्सिमम जब भी जितनी साइट्स को हमने सिविलाइजेशन को देखेंगे इंडस वैली के, तो वो रिवर्स के बैंड्स पर ही उनका पर मिलेगा आपको। तो और रिवर्स के बैंड, उसके बाद फिर रिवर्स के बैंड का इंडस वैली से क्या कनेक्शन है? तो इंडस वैली का कनेक्शन ये है कि जितनी भी जो साइट्स डिस्कवर की गई वो मैक्सिमम जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी जो रिवर्स है उनके ही आसपास डिस्कवर की गई, इसलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। और ये जो साइट है हड़प्पन जो साइट है ये पुराने इंडिया में डिस्कवर की। पुराने इंडिया के टाइम कहते जो आज का मतलब पुराना इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था वहाँ डिस्कवर की, जो मतलब जो आज का पाकिस्तान का जो पंजाब और जो सिंध एरिया है वो, और इंडिया का जो करेंट का पंजाब और हरियाणा का एरिया है वो। तो गाइस हम इंडस वैली के जो और साइट्स है इम्पोर्टेंट साइट्स उन्हें आगे देखेंगे। नाउ वी डिस्कस इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। एंड आई टोल्ड यू कि ये फर्स्ट डिस्कवर साइट भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, साइट भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस हड़प्पा साइट जो है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी 1921 में की थी, डिस्कवर बाय दयाराम सानी। आई टोल्ड यू कि ये जो डिस्कवरी हुई थी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा हुई थी, और उस डिपार्टमेंट के जो इस ड्यूरेशन में डायरेक्टर जनरल थे वो जॉन मार्शल थे। बट ये जो फिर दयाराम सानी जो हड़प्पा साइट का जो एक्सकेवेशन हुआ था, एक्सकेवेशन का जो ऑपरेशन हुआ था उसे लीड किया था दयाराम सानी ने। सो इंडियन थे इसलिए दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। बट उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे वो जॉन मार्शल थे। सो गाइस अब बात करते हैं कि ये साइट्स हमें मिली कहाँ थी। तो ये बैंक ऑफ रावी रिवर जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और ये साइट डिस्कवर हुई थी पंजाब में। पंजाब का जो पाकिस्तान का जो प्रोविजंस है पंजाब का आज का वहाँ डिस्कवर हुई थी। और इस साइट पे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी, तो वो थी सैंडस्टोन ऑफ स्टेचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब सैंडस्टोन के स्टेचू मिले थे ह्यूमन एनाटॉमी के। ग्रेनरीज ग्रेनरीज जो है वो फूड स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती थी, और इस साइट्स में ग्रेनरीज के जो फूड प्रोडक्शन का जो स्टोरेज किया जाता था वो प्राइवेटली नहीं किया जाता था, पब्लिकली बिल्डिंग होती थी, मतलब फूड स्टोरेज के लिए। स्टोरेज बिल्डिंग जो दो टाइप की होती है, प्राइवेट बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग। जैसे अगर बात करें आपका घर या मेरा घर, अगर मैं मेरे घर की बात करूँ तो हम वो भी सरकारी है, स्टूडेंट्स कभी भी आ जा सकते हैं मिलने के लिए, बट आपका घर जो है वो प्राइवेट है। तो ग्रेनरीज उस टाइम पे ग्रेनरीज का उपयोग जो प्राइवेटली नहीं होता था, पब्लिकली वो होता था, और जो भी सिटी को रूल करता होगा, जो भी उसका हेड होता होगा वहाँ का, वो उसके अंडर में होता था। कि जस्ट ऑब्वियसली अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है तो फिर उसको कोई टैक्स भी लगता होगा शायद, तो शायद टैक्स या कोई चार्ज भी उन लोगों को देना होता, तो शायद टैक्स प्रोसेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होगी मे बी। तो ये जो ग्रेनरीज है जब जो फूड प्रोडक्शन के स्टोरेज के लिए उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, और ये प्राइवेटली नहीं थी, पब्लिकली थी। सो बुलक कार्ड भी वहाँ पर हमें मिलता था। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट मोहनजोदारो। सो गाइस इसकी जो डिस्कवरी हुई थी 1922 में हुई थी बाय RD बनर्जी, और ये
जो साइट हमें मिली थी वो थी बैंक ऑफ रिवर इंडस इटसेल्फ। मतलब इंडस नदी के बैंक मतलब किनारे हमें ये साइट डिस्कवर हुई थी, जो लखाना डिस्ट्रिक्ट आज के पंजाब का जो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ डिस्कवर हुई थी। और यहाँ पे हमें सॉरी गाइस, हाँ सॉरी। और ये मोहनजोदारो जो है सबसे बड़ा अर्बन सेंटर था, सबसे बड़ा अर्बन सेंटर। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ डिस्कवर हुई थी? ग्रेट बाथ। तो जो रिचुअलिस्टिक बात है वो यहाँ पर ली जाती थी, जैसे आपने मूवी में देखा भी होगा मोहनजोदारो में। तो वहाँ ग्रेट बात यहाँ पे हमें डिस्कवर हुई। ग्रेनरी वी डिस्कस्ड हियर। ग्रेनरी क्या है? और ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ब्रोंज की जो डांसिंग गर्ल है वो यहाँ डिस्कवर हुई थी। उसके बाद सी गाइज आई टोल्ड यू आई हैव नो स्मार्ट बोर्ड। सो मैं यहाँ पे आपको जो डांसिंग गर्ल है वो आप उसकी इमेज आपको दिखा नहीं सकता। सो सॉरी, आपको एंटरटेनमेंट यहाँ नहीं हो सकता। बट आप NCERT है जो नितिन सिंघानिया बुक है वहाँ डांसिंग गर्ल की इमेज देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो यहाँ डिस्कवर हुई थी वो थी सील ऑफ पशुपति महादेव। जी गाइस, जो सील थी उसमें 5 एनिमल्स थे। पशुपति महादेव के जो सराउंड में 5 एनिमल्स थे, तो वो एनिमल्स आपको देखने ही कौन कौन से एनिमल्स उस सील में वहाँ पर थे वो आपको पिक्चर इमेज आपकी जो बुक है NCERT में आपको मिल जाएगी। उसके बाद का सैटेलाइट स्टैच्यू ऑफ बियर्डमैन का स्टैचू था, जिसे शायद प्रीस्ट भी बोल सकते थे, जो उस टाइम पे जो प्रीस्ट था वो उसका स्टैचू था। उसके बाद पीस ऑफ वोवन कॉटन, ठीक है। उस टाइम पे कॉटन का जो कॉटन भी मिला था, जस्ट उस टाइम पे कपड़ों के लिए जस्ट कॉटन या वूल का यूज़ किया जाता था, या जस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता था जस्ट, क्योंकि जो अपर क्लास है शायद वो तो गोल्ड वगैरह यूज़ करते थे। बट जो लोअर क्लास है, जो सिटीज़ टाउन के जो लोग थे, अपर क्लास जस्ट मतलब जो रूलिंग सोसाइटी हो गई, जो बिजनेस क्लास हो गई, एलीट क्लास हो गई, वो शायद गोल्ड से बने हुए जो गोल्ड के तार से बने हुए कपड़े शायद यूज़ करते होंगे। बट जो लोअर क्लास है जो टाउन में लोग रहते थे शायद वो वहाँ पे कॉटन और वूल का यूज़ करते थे। तो कॉटन के लिए ऑब्वियसली वी नो कि एग्रीकल्चर डेवलप था। उसके बाद वूल हमें भेड़ से मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी यहाँ स्टार्ट हो चुका था। तो इसलिए कॉटन एंड वूल मेनली कपड़ों के लिए यहाँ यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट साइट जो हमारी है वो है सुतका जेंदोर, जो डिस्कवर हुई थी 1923 में। और ये जो साइट है वो डिस्कवर हुई थी साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस, जो आज का पाकिस्तान का पार्ट है, ऑन दस्त रिवर में। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, ये इट्स अ ट्रेड जंक्शन बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। तो ट्रेड जंक्शन था, मतलब कि जस्ट यहाँ ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था और बेबीलोन के बीच में जो इसका ट्रेड जंक्शन था। ठीक है, ये कोस्टल साइड है। उस टाइम पे ट्रेड 2 वे से होते थे, एक तो जो अपना रोड था उस बुलक कार्ट या बैलगाड़ी वगैरह जो भी इसके थ्रू वो लोग करते थे, और सेकंड होता था कोस्टल साइड। तो अब क्वेश्चन ये आता कि क्या उस टाइम पे इतने ज़्यादा जहाज़ डेवलप थे कि जो कोस्टल के थ्रू ओशियन के थ्रू ट्रेड कर सके, या जो इतने ज़्यादा आज के टाइम में हम देखते हैं कि ये जब ब्रिटिशर या फिर जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि आए थे कि हैवी क्वांटिटी में जब सामान ले आ सकते थे, तो उस टाइम पे क्या इतनी बेटर बेटर जो शिप बिल्डिंग थी यहाँ पर या नहीं। तो गाइस कोस्टल साइड ज़रूर था, बट वो जो कोस्टल वे था उनका वो जस्ट साइड बाय साइड जस्ट कोस्ट के नियर बाय वो लोग ट्रेवल करते थे। जस्ट
ओशन के बीच में जाकर ट्रेवल नहीं करते थे, वो कोस्ट के नियर बाय ट्रेवल करते थे, जस्ट जो ताकि, क्योंकि शिप्स छोटे होते थे ऑब्वियसली रास्ता पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे वास्को डी गामा या कोलंबस तो उन्हें रास्ता बताने आए नहीं थे, मैप देने की भाई ये रास्ता पकड़ो आप, यहाँ से आप सीधे बेबीलोन जा सकते हो। तो वो लोग कोस्ट के साइड साइड पर अपने शिप्स थे वो लेकर जाते थे, और वो लोग ग्रुप में ट्रेड करते थे, जैसे कि बहुत सारे जो मर्चेंट्स है इंडस वैली के, हड़प्पा के या बेबीलोन के, जो बेबीलोन से हड़प्पा में आते थे, हड़प्पा से बेबीलोन जाते थे, तो वो लोग ग्रुप में आते थे कि जो अपने अपने सामान लेकर ग्रुप में ट्रेड करने आते थे। तो और वो साइड बाय साइड, कोस्टल के साइड बाय साइड आते थे। तो ये कोस्टल साइड थी, मतलब उस टाइम कोस्टल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। चन्नू, नेक्स्ट साइड है चन्नूदारो, जो डिस्कवर हुई थी 1931 में बाय एनजी मजूमदार। और ये जो सिचुएटेड है ये है इंडस रिवर के बैंड पे, सिंध, सिंध जो आज के पाकिस्तान का पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, बीड मेकर शॉप। गाइस बीड एक टाइप का मोती या पत्थर का जो टुकड़ा होता है जिससे कि नेकलेस बनाए जाते हैं। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उसे, जो वुमेन्स है उसे पहनती है। जस्ट आप उसका पिक्चर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पाऊँगा। तो बीड, उस टाइम पे बीड का यूज़ ज्वेलरी मेकिंग के लिए होता था, कि जो जस्ट अपर जो क्लासेस है, जो बिजनेस क्लास है या रूलिंग क्लास है, वो वहाँ की जो वुमेन्स थी, जो मेन्स थे, वो भी जो लोग भी थे, वो गोल्ड या जो भी मेटल, जो महंगी मेटल थी वो यूज़ करते थे। बट जो रूरल क्लास थी, जो टाउन के लोग थे, वो ज्वेलरी मेकिंग के लिए बीट का यूज़ करते थे। बट आज के टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सेकंड हमें जो एविडेंस मिलता है वो है फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। अब भाई डॉग, कुत्ता जो है बिल्ली को चेस नहीं करेगा तो किसको चेस करेगा। और तो ये एविडेंस हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा नेक्स्ट साइड आती है आमरी, जो डिस्कवर हुई थी 1935 में, और बैंक ऑफ रिवर गग्गर इन राजस्थान, जो आज का इंडिया का पार्ट है वहाँ। और इसी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है, कि जस्ट हम मेन ही स्टेज ऑफ सेटलमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जस्ट कि अर्ली और मैच्योर हड़प्पा के जो सेटलमेंट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सॉरी, अर्ली हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड देन लेटर हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो एमरी में जो है वो अर्ली और मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स है, टाउन प्लानिंग के सेटलमेंट्स लेयर बाय लेयर, वो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रूरल प्लानिंग के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, कि पहले रूरल प्लानिंग कैसे थी, गाँव किस तरह से हुआ करते थे, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद रूरल से टाउन बनता हुआ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको रूरल सेंटर्स देखने को मिलेंगे, अर्बन सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हड़प्पा की जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो गाइस हमारी नेक्स्ट इंडस वैली साइट है कालीबंगन, जो डिस्कवर हुई थी 1953 में, जो कि राजस्थान में बैंक ऑफ घग्गर रिवर के नियर सिचुएटेड है। सॉरी गाइस, इससे पहले जो हमने आमरी साइड डिस्कस की थी वो इंडस रिवर के नियर कर लीजिएगा, क्योंकि घग्गर के नियर कालीबंगन है, तो थोड़ी एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पर हमें फायर अल्टार्स देखने को मिलते हैं, कैमल बोन्स देखने को मिलती है, वुडन प्लॉक्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइट है हमारी लोथल। ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली, और दिस इज ऑल्सो कोस्टल साइट। और जो 1964 में डिस्कवर हुई थी। कालीबंगन जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्कवर होने वाली फर्स्ट साइट थी। इससे पहले जो 4 साइट हमने डिस्कस की वो बिफोर इंडिपेंडेंस डिस्कवर की गई थी, बट कालीबंगन जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्कवर होने वाली
फर्स्ट साइट है, तो शायद थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद लोथल सेकेंड साइट है जो इंडिपेंडेंस के बाद डिस्कवर हुई थी, जो 1964 में डिस्कवर हुई थी, जो कि भागवा रिवर नियर गल्फ ऑफ कम्बे गुजरात में से है। और यहाँ पर हमें फर्स्ट मैन मेड पोर्ट देखने को मिलता है। सी आई टोल्ड यू कि ये कोस्टल साइट है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पोर्ट मैन मेड पोर्ट देखने को मिलता है। डॉकयार्ड देखने को मिलता है। राइस हस्क, जिसे रूरल लैंग्वेज में भूसा भी कहते हैं, वो उसके हमें यहाँ एविडेंस मिलते हैं। फायर अल्टार्स के एविडेंस हमें यहाँ भी मिलते हैं, कालीबंगन में भी देखने को मिलते हैं। जस्ट चेस प्लानिंग की, जस्ट चेस बोर्ड बोल सकते हैं, वो हमें चेस के जो एविडेंस थे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइम के जो लोग थे वो चेस खेला करते थे। सो चेस की स्टार्टिंग जो है वो इंडस वैली के टाइम से हुई थी इंडिया में। सो नेक्स्ट साइट सुरको टाडा, जो कि 1964 में डिस्कवर हुई थी बाय जेपी जोशी। गाइस एक मिस्टेक यहाँ और हो गई है, सॉरी। लोथल जो है आर राव के द्वारा डिस्कवर हुई थी इन 1953 में, और सुरकोटोडा जो है बाय जेपी जोशी 1964। ये साइड भी जो है गुजरात में है। और यहाँ पे हमें से बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड बीट्स देखने को मिलते हैं। गाइस बीट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बीट्स क्या थे। उसके बाद नेक्स्ट साइड हमारी होती है वनावली, जो RS वेस्ट द्वारा 1964 में डिस्कवर की गई थी, जो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्कवर की गई थी। यहाँ पे भी हमें बीट देखने को मिलता है। बारले के एविडेंस मिलते हैं कि जस्ट हम बारले का जो फूड कंजम्पशन के लिए बारले का यूज़ किया जाता होगा, फिर और बारले का एग्रीकल्चर होता होगा यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे हड़प्पन एंड प्री हड़प्पन कल्चर के एविडेंस मिलते हैं कि जस्ट हड़प्पा और प्री हड़प्पा जो कल्चर था वो दोनों टाइम पीरियड के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो हमारी नेक्स्ट साइड धोलावीरा। गाइस कुछ टाइम पहले धोलावीरा जो है वो करंट अफेयर में भी थी, तो जस्ट प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि शायद धोलावीरा 2022 के फिल्म्स में इसके लिए क्वेश्चन आ जाए या मेंस में, बट ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस थोड़ा फोकस कीजिएगा धोलावीरा साइड के लिए थोड़ा डीपली, यानी कि मे भी शायद थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि 2023 में शायद क्वेश्चन धोलावीरा का आ जाए, तो कोशिश कीजिएगा। धोलावीरा 1985 में डिस्कवर की गई थी, जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में सिचुएटेड है के नियर डिस्कवर की गई थी ये। तो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिजर्वायर के एविडेंस देखने को मिलते हैं। गाइस उस टाइम के लोग इतने ज़्यादा टेक्निकल थे कि वो उस टाइम वाटर रिजर्वायर का यूज़ करते थे। जस्ट आज के मॉडर्न टाइम में हम वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करते थे। आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग का ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वाटर का सेव नहीं कर पा रहे, तो शायद हमें उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। सो ये 9 इम्पोर्टेंट साइट्स थी धोलावीरा की, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। गाइस जस्ट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम छोटे से छोटे वीडियोस के लिए में हमारे सब्जेक्ट को कवर अप करने की कोशिश करें, ताकि एक मेरे लिए भी इस थोड़ा इशू ना हो और आपके लिए भी जस्ट बोरिंग लेक्चर ना हो जाके आप छोटे छोटे पार्ट में उसे कवर अप करें। तो हम इंडस वैली के शायद नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में इंडस वैली को और कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।